ये सिर्फ एक कैंप नहीं, यहां दहशत की हड्डियां भी बोलती है। फिल्म की शुरुआत होती है मैरीगोल्ड नाम के एक कैंप से। यहीं पर हमें एक लड़की नजर आती है जो इस कैंप में काम करती है। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, वहां उसका दोस्त भी मौजूद होता है। लड़की उसे बताती है, मुझे अभी कैबिन नंबर 6 से कॉल आया है और उन्होंने कहा है कि वहां एक लाश मिली है। ये सुनकर उसका दोस्त हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लड़की जिद करती है और कहती है, नहीं, हमें जाकर देखना चाहिए। दोनों जब कैबिन पर पहुंचते हैं तो वहां कोई लाश नहीं मिलती। इस पर लड़का मुस्कुराकर कहता है, चलो फिर पास वाले कैबिन में चलते हैं जो कई सालों से बंद पड़ा है। लड़की तुरंत मना कर देती है, नहीं, मुझे यहीं इंतजार करना है। अगर तुम जाना चाहते हो तो अकेले चले जाओ। लेकिन लड़का उसे मनाकर किसी तरह अपने साथ ले जाता है। जैसे ही वो पुराने कैबिन के बाहर पहुंचते हैं, लड़की घबराकर कहती है, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है। फिर भी लड़का उसे जबरदस्ती अंदर ले जाता है और अंदर पहुंचते ही लड़की दंग रह जाती है, क्योंकि वहां कोई लाश नहीं, बल्कि उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी गई थी। दरअसल कैंप के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। आज उसके इस कैंप में पूरे 4 साल पूरे हो गए थे और वही उसकी चौथी एनिवर्सरी का जश्न था। ये जानकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाती है कि कॉल और कैबिन की कहानी सिर्फ एक मजाक और सरप्राइज प्लान था। इसके बाद सब मिलकर वहां धूम धड़ाका करते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो बात छिड़ती है एक खौफनाक कातिल की, जिसका नाम था बोनफेस। वही नाम जो इस फिल्म का टाइटल भी है। सबको लगता है कि यह बस एक अफवाह है, कोई हकीकत नहीं। तभी एक लड़की चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, नहीं, ये सच है। बोनफेस किलर सच में मौजूद है। वो कैंप में आता है और एक एक कर सबको बेरमी से मार डालता है। वो हमेशा घने जंगलों में छुपा रहता है। इसी वजह से किसी की नजर उस पर कभी नहीं पड़ती। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो सब भी तो उसी कैंप में थे। लेकिन डर को नजरअंदाज करते हुए वो फिर भी सोने चले जाते हैं। आधी रात होते ही अचानक पर्दों में हलचल होती है और पहली बार हम देखते हैं उस बोन फेस किलर को। वो चुपचाप केबिन के अंदर घुस आता है और अपने खूनी खेल की शुरुआत करता है। एक एक कर सबकी जिंदगी छीन लेता है। जब वो लड़की ये खौफनाक मंजर देखती है तो डर के मारे भागने लगती है, लेकिन बोन फेस उसे पकड़ लेता है। कुल्हाड़ी उठाकर उसका सिर बेरमी से फाड़ देता है और यही नहीं रुकता, वो उसकी रीढ़ की हड्डी तक बाहर खींच लेता है। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि देखने वाला भी कांप उठे। कुछ देर बाद वहां शेरिफ पहुंचता है। लाश की हालत देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। वही कैंप की मालकिन भी मौजूद थी, लेकिन लाशों की भयावह हालत देखकर वो खुद उल्टियां करने लगती है। शेरिफ उस मंजर को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि उसी बोन फेस किलर का काम है। उसके साथ उसकी डेप्यूटी भी मौजूद थी, जो इस केस में उसका साथ दे रही थी। शेरिफ कहता है, हमें तुरंत छानबीन करनी होगी। तूफानी रात है, कातिल अभी आसपास ही कहीं छुपा होगा। वो कैंप की मालकिन से कहता है कि वो घर चली जाए, लेकिन वो रोते हुए कहती है, ये लोग मेरे लिए परिवार जैसे थे, आप उस कातिल को बिल्कुल मत छोड़िएगा। शेरिफ उसे कहता है, चिंता मत करो, हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। इसके बाद शेरिफ अपनी गाड़ी में आता है और रेडियो पर अपनी टीम को बुलाकर बताता है कि इस कैंप में भयानक खून खराबा हुआ है। फिर वो अपने डेप्यूटी के साथ जंगल की ओर छानबीन करने निकलता है। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर ताजा खून दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि कातिल यहीं से गुजरा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिखती हैं। जब उन्होंने चेक किया तो उनमें कोई नहीं था। ये गाड़ियां पास के एक होटल के बाहर खड़ी थी। शेरिफ को शक होता है कि कातिल शायद उसी होटल के अंदर छुपा है। होटल के अंदर उन्हें वेट्रेस जेनी और एक शेफ मिलते हैं, जो मिलकर इस होटल को चला रहे थे।
उस वक्त होटल में कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। एक स्टूडेंट लड़का, एक मरीन वर्कर जो पहले नेवी में था और अब कंस्ट्रक्शन में काम करता है, एक पिता अपनी बेटी के साथ जो ट्रिप पर निकले थे और खाने के लिए यहां रुके थे, एक स्टाइलिश बूढ़ी औरत, 2 बाइकर्स और एक फोटोग्राफर लड़की। जैसे ही शेरिफ अंदर आता है, वो सबको शक की निगाहों से देखने लगता है और सबकी टाइमिंग पूछता है कि कौन कब आया। जेनी बताती है कि वो शाम 5 बजे से यहां काम कर रही है। फिर बाकियों ने भी अपने अपने टाइम बता दिए। इसके बाद शेरिफ ने हर किसी से उनकी डिटेल्स पूछी, वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। इसी दौरान शेरिफ नोटिस करता है कि वो लड़की लगातार मरीन वर्कर को घूर रही है। मरीन वर्कर गुस्से में पूछता है, आखिर तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ऐसा लग रहा था जैसे लड़की उसे पहले से जानती हो। इसके बाद शेरिफ फोटोग्राफर लड़की के पास जाता है और उसकी खींची हुई तस्वीरें देखने लगता है, क्योंकि उसे शक था कि इन तस्वीरों में कातिल का कोई सुराग जरूर छुपी होगी। इसी बीच डेप्यूटी को बोन फेस किलर की एक फोटो मिलती है। जब वो फोटो शेरिफ को दिखाती है तो शेरिफ तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां वो फोटो खींची गई थी। वहां जाकर उसे एक डस्टबिन के ऊपर ताजा खून दिखाई देता है। उधर होटल के अंदर स्टूडेंट लड़का मरीन वर्कर से पूछ बैठता है, क्या तुमने जंग में कभी किसी की जान ली थी? ये सवाल सुनकर मरीन वर्कर सन्न रह जाता है। उसे ये सवाल बेहद अजीब और असहज लगता है, इसलिए वो चुप रह जाता है। कुछ देर बाद शेरिफ वहां आता है। उसके हाथ में एक काला बैग होता है। वो बैग उसने डस्टबिन से निकाला था। सब लोग हैरानी से पूछते हैं, इसमें क्या है? शेरिफ बैग को टेबल पर रखकर खाली करता है। जैसे ही बैग खुलता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर से खून से सने जूते, एक फटी हुई जैकेट और एक खून टपकती कुल्हाड़ी निकलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बैग में बोन फेस का डरावना मास्क भी था। अब तो मामला साफ हो चुका था। ये सारा सामान उसी कातिल का था। शेरिफ सबको घूरते हुए कहता है, तुम सब में से ही कोई एक असली हत्यारा है, वही बोन फेस किलर जिसने हाल ही में कई मासूम बच्चों की जान ली है। सच सच बता दो, वरना हमें तरीका भी आता है पता लगाने का। ये सुनकर सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, हम कातिल नहीं हैं। तभी बाइकर्स हंस पड़ते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यहां तुम्हें कोई कातिल नहीं मिलेगा। शेरिफ गुस्से में बताता है, बोन फेस ने अभी तक 30 से ज्यादा लोगों को बेरमी से मारा है। हर समर कैंप उसकी मौत की मंडी बन चुका है। 1 घंटा पहले ही कैंप मैरीगोल्ड में कई लोग मारे गए हैं और वही हत्यारा अब यही कहीं छिपा हुआ है। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, कोई भी इस होटल से बाहर नहीं जाएगा। सारे रास्ते पहले ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये सुनकर बाइकर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास कोई वारंट नहीं है, तुम हमें रोक नहीं सकते। लेकिन शेरिफ उनकी बात अनसुनी कर देता है और डेप्यूटी को आदेश देता है, ये सब सामान गाड़ी के ट्रंक में रख दो ताकि हमारी टीम जांच शुरू कर सके। इसके बाद होटल के दरवाजे पर क्लोज्ड का बोर्ड टांग दिया जाता है। अब होटल बंद था, ना कोई अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। डेप्यूटी फीमेल्स की तलाशी लेती है, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं निकलता। मगर जब वो मरीन वर्कर के जूते चेक करती है तो अंदर से एक नुकीला चाकू निकलता है। चाकू देखकर सब सन्न रह जाते हैं। बाइकर्स तलाशी देने से मना करते हैं, लेकिन पुलिस जबरदस्ती उनकी भी चेकिंग करती है। हालांकि उनके पास से कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच बूढ़ी औरत वॉशरूम जाती है। तभी एक फोटोग्राफर लड़की अंदर आकर कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं, तुम्हारा असली राज। ये सुनकर बूढ़ी औरत घबराकर कहती है, प्लीज ये बात किसी से मत कहना। उधर जब लड़की का बाप बाहर आता है तो वो बाइकर्स की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा बाइकर गुस्से से उसे डांटकर भगा देता है। दोनों बाइकर्स आपस में फुसफुसाकर कहते हैं, हमें यहां और नहीं रुकना। मौका मिलते ही शेरिफ और डेप्यूटी को खत्म करके निकल जाएंगे, वरना यही समय बर्बाद हो रहा है। जेनी जब फोटोग्राफर के पास कॉफी लेकर आती है तो वो देखती है
कि फोटोग्राफर अपने लैपटॉप पर किसी कातिल बोन फेस की तस्वीरें तोड़ तोड़ कर देख रही है। जेनी घबरा कर कहती है, ये तस्वीरें देखकर मुझे डर लग रहा है, इन्हें डिलीट कर दो। शेरिफ तुरंत मामले को पकड़ में लेने की कोशिश करता है और कहता है, सब अपने जूते निकाल कर दिखाओ। कातिल के जूते का 9 नंबर है। पहले वो मरीन वर्कर के जूते देखता है जिनका नंबर 10 आता है। वहां खड़ा एक स्टूडेंट ये सब देखकर चिढ़कर कहता है, ये पूरा मामला बेहद बेकार और बेवकूफाना है। कोई भी बड़ी या छोटे जूते पहन सकता है, इससे कुछ साबित नहीं होता। तभी एक बूढ़ा बाइकर जो पास में खड़ा था किसी बड़ी औरत की ओर इशारा करके हंसता है और शेरिफ से कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम किस आधार पर जूते चेक कर रहे हो? कोई महिला इतने कत्लेआम कैसे कर सकती है? स्टूडेंट लंबी सांस लेकर बोलता है, क्यों नहीं कर सकती? आपने किसी फेमस फीमेल किलर की कहानियां नहीं सुनी क्या? वो भी बहुत बच्चों को मार चुकी थी। शेरिफ ने तब एक एक कर सबके जूते चेक कराए, पर किसी का भी नाप 9 से मेल नहीं खाता। जब बाइकरों की बारी आई तो वो जूते दिखाने के लिए तैयार नहीं हुए। शेरिफ गुस्से में आकर एक बाइकर पर झपट पड़ा डरे हुए बाइकर ने जूते दिखाए, पर वो भी मैच नहीं हुए। फिर शेरिफ ने शेफ के जूतों की मांग की। शेफ के जूते 10 नंबर के थे। जब यह तरीका भी नाकाम हुआ तो वही स्टूडेंट जो पहले विरोध कर रहा था अब अचानक बदला हुआ लगने लगा। उसने शेरिफ को पास बुलाया और कागज पर कुछ लिख दिया। उसने पेन से लिखा, मुझे पता है कि कातिल कौन है। शेरिफ सबको कहते हुए बोला, मैं स्टूडेंट के साथ थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूं। पर कुछ ही देर बाद जब वो अंदर वापस आए तो स्टूडेंट का चेहरा फूला हुआ था, मुंह से झाग निकल रहा था और वो तड़पते तड़पते वहीं मर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शेरिफ हैरान और टूट चुका था। उसने कहा, किसी ने उसके खाने में जहर मिलाया होगा। शायद उसने कातिल का नाम ले लिया था और इसलिए उसकी जान ली गई। लेकिन लोग तुरंत शक में डल गए। किसी ने बड़बड़ाया, क्या पता शेरिफ खुद कातिल हो? तो किसी ने कहा कि शायद जेनी या कोई और ही कर सकता था। जेनी गुस्से और आक्रोश से चिल्लाई, मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो पहले से डर कर आई थी। पर शक की परतें गहरी होती चली जा रही थी। हर किसी का चेहरा संदेह से घिरा हुआ था और असलियत अभी बाकी थी। बहस खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स उस लड़के की लाश को बाथरूम में छिपा देते हैं। तभी शेरिफ सामने आता है और कहता है, अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा और सबको सही ही जवाब देना होगा। सबसे पहले वो मरीन वर्कर से पूछता है, क्या तुमने गल्फ वॉर लड़ी थी? मरीन जवाब देता है, हां। शेरिफ फिर पूछता है, कितने लोगों को मारा? मरीन वर्कर भारी आवाज में कहता है, हमें कत्लेआम का हुक्म मिला था। मैंने अकेले ही हजारों लोगों को मार डाला। यह सुनकर सबकी आंखें फटी रह जाती है। सब समझ जाते हैं कि इस इंसान के लिए कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कोई पूछ बैठता है, तो तुम रिटायर कब हुए? मरीन वर्कर बताता है, मैं रिटायर नहीं हुआ, मुझे आर्मी से निकाल दिया गया था। मेडिकल फिटनेस टेस्ट में फेल कर दिया। मेरे जिस्म में कुछ गड़बड़ी बताई गई। अब सबका शक उस पर और गहराने लगता है। तभी एक लड़की अचानक कहती है, मैं इस मरीन को पहचानती हूं। कुछ साल पहले मैं कैंप मैरीगोल्ड में समर कैंप के लिए जाती थी। वही ये काम करता था। उस वक्त एक लड़की ने आरोप लगाया था कि ये मरीन वर्कर उसके साथ गलत करना चाहता है और उसी वजह से इसे कैंप से निकाल दिया गया था। यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है, मगर मरीन वर्कर सफाई देता है। असलियत यह है कि वो लड़की ही मुझसे जबरदस्ती कर रही थी। मैंने मना किया तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अब शेरिफ फोटोग्राफर की ओर रुख करता है और पूछता है, कातिल की फोटो कैसे खींची? फोटोग्राफर जवाब देती है, वो गलती से कैमरे में कैद हो गया। मैंने जानबूझकर फोटो नहीं खींची। फिर शेरिफ एक बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या इस दौरान तुम होटल से बाहर गई थी? जेनी नाम की औरत जवाब देती है, हां, सिर्फ 5 मिनट सिगरेट पीने के लिए
तभी फोटोग्राफर बोल पड़ती है, मुझे लगता है कातिल यही औरत है, क्योंकि इसने अपने 2 पतियों को भी मारा था। कोर्ट में इस पर केस तक चला है। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। बूढ़ी औरत भी मान लेती है, हाँ, मेरी 2 शादियां हुई थी, 2 पति थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। अब शेरिफ उस बाप बेटी से सवाल करता है और वो दोनों सही जवाब दे देते हैं। अचानक 2 बाइकर शेरिफ पर हमला कर देते हैं। वो उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन तभी डेप्यूटी बंदूक तानकर दोनों को काबू कर लेती है और उन्हें बांध देती है। थोड़ी देर बाद एक बाइकर उल्टी करता है और उसके पेट से ड्रग्स निकलते हैं। शेरिफ ये देखकर दूसरे बाइकर को भी उल्टी करवाता है और उसके मुंह से भी ड्रग्स निकलते हैं। शेरिफ मुस्कुराता है और कहता है, ओह, अब समझा, इसीलिए तुम दोनों यहां से भागने की इतनी जल्दी में थे। असल में तुम दोनों ड्रग्स डीलर हो और डर था कि कहीं यहां फंस न जाओ। तभी शेरिफ के फोन की घंटी बजी। कॉल करने वाला उसका साथी था। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे पता चल गया है कि असली कातिल कौन है। यह सुनते ही शेरिफ ने तुरंत अपने डेप्यूटी को सब कुछ बताया। डेप्यूटी बिना समय गवाए सीधे कैंप के शेफ के पास पहुंची और कहने लगी, तुम तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, हमें सबूत मिल गए हैं, असली कातिल तुम ही हो। शेफ ने दिलासा देते हुए कहा, मैं कातिल नहीं, मैंने सिर्फ उसी मरीन वर्कर को मारना चाहा था जिसने मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। मरीन वर्कर ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी बेटी ही जुड़ी हुई थी। इस बात ने माहौल को और गर्मा दिया। शेफ ने चाकू निकाल लिया और मरीन वर्कर ने पिस्तौल। कुछ ही पल में गोलीबारी शुरू हो गई। मरीन वर्कर ने शेफ को गोली मार दी और डेप्यूटी ने मरीन वर्कर को गोली मारकर रोक दिया। दोनों वही ढेर हो गए। लोगों के मन में यही बात बैठ गई कि बोन फेस किलर तो शेफ ही था। अपने दर्द और बेटी की शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए उसने ये सब किया होगा। कुछ देर बाद पुलिस आई और बाकी लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई। डेप्यूटी ने जैनी से कहा, तुम भी अपने घर जाओ। जैनी ने कहा, हां, जा रही हूं, बस पहले वॉशरूम जाना है। लेकिन वॉशरूम से उसने वापस नहीं आना था। वो वहां से गायब हो गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर आकर डेप्यूटी को एक भयावह दृश्य मिला। शरीफ की लाश, गला कटा हुआ। सबको शक हुआ कि ये काम जैनी ने किया है। डेप्यूटी ने तुरंत टीम को अलर्ट किया और खुद जंगल में जैनी की तलाश में निकल पड़ी। पिस्टल सामने करके आवाज लगाई, सीधा सामने आओ। जैनी सामने आई तो डेप्यूटी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सबको क्यों मारा? जैनी की आंखों में ठंडा इरादा था। उसने कहा, मेरा एक जुड़वा भाई था, वो स्पेशल चाइल्ड था। कैंप के बच्चे उसे सताते थे, उसकी बेड पर टॉयलेट कर देते थे। एक दिन उसी जंगल में उन्हें लेकर गए और उसे पेट से बांध दिया। उसकी सांस रुक गई। वो मासूम तब सिर्फ 13 साल का था। जब कैंप वालों को यह पता लगा, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे इंसाफ नहीं मिला। उसने आगे बताया कि गुस्से और बदले की आग ने उसे बदल दिया। मैंने तय कर लिया कि जो भी मेरे भाई जैसे मासूम को सताएगा या किसी के साथ गलत करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। उसने माना कि मरीन वर्कर ने शेफ की बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की, इसलिए उसने उन्हें भी निशाना बनाया। डेप्यूटी ने पूछा, तो उस छात्र को भी तुमने मारा? जैनी ने स्वीकार किया, हां, उसने मुझे जंगल से लौटते देखा था जब मेरे हाथों पर खून लगा था, इसलिए मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया। जैनी ने खुलासा किया कि उसने एक चाल चली। वो जानती थी कि शेफ मरीन वर्कर से बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए उसने दोनों के बीच जेब में चाकू और मरीन के टेबल पर गन रख दी ताकि वो एक दूसरे पर भड़क कर एक दूसरे को मार दे। और वही हुआ, दोनों मर गए और लोगों ने शेफ को ही कातिल मान लिया। डेप्यूटी ने कहा, अब हथियार डाल दो, पर जैनी ने झुकने की जगह हमला कर दिया। दोनों के बीच भिड़ंत हुई। डेप्यूटी ने मजबूरी में उसकी गर्दन पर गोली मारी। जैनी गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी, खून बहने लगा। और आखिर में वही लड़की
जो बोन फेस किलर थी वही खत्म हो गई। कुछ कहानियां खत्म होकर भी जिंदा रहती है और कुछ डर इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कैंप के कुछ मेंबर्स गांव के सामने बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि बोन फेस किलर यानी जैनी होती है। वो लोग कहते हैं कि भले ही बोन फेस किलर अब मर चुकी है, लेकिन उसकी दहशत, उसकी कहानी और उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। उसके खौफ ने लोगों को इतना डरा दिया कि अब बुरे लोग भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म अपनी मंजिल पर पहुंचती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई की एक सच्ची कहानी मौत के बाद भी जिंदा रहती है।